हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम लोगों ने इससे पहली वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट को समझा था। अगर आपने मेरी इस पहली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। थोड़ी सी छोटी वीडियो है जिसमें मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट और इसकी थ्योरी को समझाया है। जब हमारे पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात होती है तो किसी भी बिजनेस में जब हम कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो देखते हैं तो उसकी तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड आपके पास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और थर्ड आपके पास में फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। अब बिजनेस ने जितने भी अपने ऑपरेटिंग ऑपरेशंस के थ्रू कितना कैश ड्यूरिंग द ईयर जनरेट करा है या उसका पेमेंट करा है, उसको चेक करने के लिए जो एक्टिविटीज़ का नाम लेते हैं वो होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेट मतलब किसी भी बिजनेस की अपनी एक कोर एक्टिविटी। डिपेंड करता है बिजनेस की नेचर के ऊपर कि वो बिजनेस किस टाइप का है। आपके पास में एक तो फाइनेंस बिजनेस होते हैं, जैसे बैंकें हैं, वो क्या करती हैं, वो फाइनेंस का काम करती हैं। पैसा लोगों से लेती हैं उधार और उसी पैसे को लोगों को दूसरे को उधार दे देती हैं। या दूसरा वो ट्रेडिंग करती हैं किसी भी शेयर्स की या डिवेंचर्स की। तो ये जो एक्टिविटी है उसकी, वो उसकी कोर एक्टिविटी कहलाएगी। लेकिन कोई दूसरा बिजनेस है, उसकी एक्टिविटी में चेंज हो सकता है। अगर वो किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में गुड्स को बेचती है तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगी। कोई बिजनेस हो सकता है कि ट्रेडिंग करता हो, तो ट्रेडिंग बिजनेस में वो गुड्स को बने बनाए को खरीदता है और खरीद कर उसको बेच देता है, तो वो कहलाती है उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, वो भी ऑपरेटिंग है। तो डिपेंड ऑन कंडीशन है कि जैसी बिजनेस की नेचर वही उसका ऑपरेटिंग बनेगा। तो एक तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करें तो देख लें कि आपके बिजनेस में किस टाइप की एक्टिविटी, यानी कि किस टाइप का आपका बिजनेस है जिसकी वो बात कर रहा है। उसी के नेचर के अकॉर्डिंगली आपकी ऑपरेटिंग के खर्चे और इनकम में चेंज आ जाएगा। हमारे पास में जो हम बात कर रहे हैं वो आज बात कर रहे हैं केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग नेचर के बिजनेस की, जो नॉन फाइनेंस टाइप के बिजनेस होते हैं। अब देखिए, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब, तो आपके पास में अ कोर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस परफॉर्म टू अर्न रेवेन्यू एंड ब्रिंग द प्रोडक्शन और सर्विस टू मार्केट। यानी कि मार्केट में जो गुड्स है या सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हो, उसको सेल करने से जो आपके पास में रेवेन्यू अर्न हो रहा है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जो किसी भी बिजनेस की एक कोर एक्टिविटी होती है। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास में दो तरीके के अप्रोच हो सकती हैं, जिसे एक बोलते हैं हम डायरेक्ट और एक होता है जो होती है इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास में पहले पॉइंट पर आप समझिए कि आपके पास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास में गिवन है नेट प्रॉफिट। आपके पास में जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट आपके पास में तीन चीज़ों का एडजस्टमेंट होता है। किस किस का? एक तो आपके पास में देखिए खर्चे होते हैं और एक आपके पास में होती है इनकम। और जो इनकम और एक्सपेंस हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं कैश और एक कहलाते हैं आपके पास में नॉन कैश। सेकंड, इनकम भी आपके पास में दो टाइप की होती है, एक कैश और एक आपकी इनकम कहलाती है जिसे हम बोलते हैं नॉन कैश। अब ये जो इनकम और एक्सपेंस होते हैं, इसमें हमारे पास में जब भी हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो इसमें तीनों का एडजस्टमेंट होता है। एक किसका होता है? ऑपरेटिंग का। एक किसका होता है? इन्वेस्टिंग का। और थर्ड किसका होता है आपके पास में? थर्ड होता है आपके पास में फाइनेंशियल का। ये जो तीनों टाइप की एक्टिविटी हैं, इन तीनों एक्टिविटीज में हमारे पास में क्या होगा? इन तीनों एक्टिविटीज के थ्रू जो आपके पास में एडजस्टमेंट होंगे वो एक्सपेंस हैं, इन तीनों के कैश वाले खर्चे, इन तीनों के नॉन कैश वाले खर्चे, और इन तीनों के आपके पास इनकम की बात है तो कैश वाली इनकम, और इन तीनों के अकॉर्डिंगली, इनकी नेचर के अकॉर्डिंग अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस है या इनकम है तो उसके अकॉर्डिंग इन सबका एडजस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट कहाँ होते हैं? ये सारे एडजस्टमेंट होते हैं आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब कंपनी का जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो उसका नाम चेंज होकर हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये उसका नाम हो जाता है कंपनी के प्रोस्पेक्टिव पर।
अब इन तीनों का जो एडजस्टमेंट है, इसके थ्रू जब एडजस्टमेंट करेंगे इन तीनों का, तो कैलकुलेट होकर आता है आपको, जिसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इस नेट प्रॉफिट में से आप कैलकुलेट करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखिए, एक तरीका तो सबसे बढ़िया ये है कि नेट प्रॉफिट की बात ही छोड़ो, सीधा सीधा वो ऑपरेटिंग जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसके आपके पास में कैश वाले खर्चे और कैश वाली इनकम, ये दोनों बातें दे दे वो हमें, और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल दूं तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा कैलकुलेट होकर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका मेरे पास में है कि अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर वो ये दोनों नहीं दे रहा, ये दोनों नहीं दे रहा आपको, इसके अलावा इन्वेस्टिंग के चाहे कैश वाले खर्चे हो या नॉन कैश वाले खर्चे हो, इनकम चाहे कैश की हो या नॉन कैश की इनकम हो, जो भी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हुए हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो फाइनेंस के भी सेम इसी तरीके से, और ऑपरेटिंग वाले जो नॉन कैश वाले हैं, कौन से? ये वाले और ये वाले। अगर ये दोनों आपको सब दे दे और उसके बाद आपसे बोले अब आप ऑपरेटिंग निकालो, तो अब आप क्या करोगे? आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब आपके पास में ये नेट प्रॉफिट वो गिवन कर रहा है और इस नेट प्रॉफिट से आपसे कह रहा है कि अब आप ऑपरेटिंग निकालो। तो जब आप नेट प्रॉफिट से इन्वेस्टिंग और फाइनेंस की जो इनकम और एक्सपेंस आपको गिवन कर रहा है, चाहे वो कैश वाले हैं या नॉन कैश वाले हैं, उन दोनों का जब एडजस्टमेंट आप करोगे और ऑपरेटिंग के नॉन कैश वाले, नॉन कैश के खर्चे और नॉन कैश की जो इनकम है, जब उनका एडजस्टमेंट करोगे तो कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपको तब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो मेथड का मैंने यूज करा ये कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड, और जब ऑपरेटिंग की दोनों चीजें दे रहा है तो ये कहलाता है आपका डायरेक्ट मेथड। ये हुआ आपके पास। अब क्वेश्चन में हमारे पास में क्या डायरेक्ट मेथड के थ्रू अप्रोच आएगी या इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका इनडायरेक्ट मेथड प्रिस्क्राइब्ड है, ना कि डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड को तो भूल जाइए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि डायरेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीजें आती हैं। अदरवाइज आपके पास जो आना है, जो क्वेश्चन आएगा वो इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू आएगा, इसलिए आपको इनडायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करके रखना है। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है आपको करते टाइम पर? ध्यान में आपको ये रखनी है, क्या क्वेश्चन के अंदर आपके पास में नेट प्रॉफिट गिवन है या नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है। अब अगर क्वेश्चन में आपके पास में नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप क्या करती है, कंपनी क्या करती है नॉर्मली ईयर के एंड में जो अपने नेट प्रॉफिट है उससे एप्रोप्रिएशन कर लेती हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट अगर है कंपनी को तो उसमें से कुछ चीजें वो देती है अगर प्रॉफिट है तब, और उनका एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो कहलाता है रिटेन अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो ईयर के एंड में कंपनी सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद में जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो आपके पास ईयर एंड में जो लास्ट ईयर का बचा हुआ प्रॉफिट का बैलेंस है उसमें उस प्रॉफिट के इस साल के प्रॉफिट का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसे ऐड कर देती है, तो आपके पास ईयर के एंड का बैलेंस कैलकुलेट होकर आ जाता है और वो अकाउंट का नाम होता है सरप्लस। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास में नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करिए नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पॉइंट नंबर 1, तो देखिए ये आपके पास में नेट प्रॉफिट मैंने लास्ट में लिखा है, या तो ये आपके पास में गिवन होगा या आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। अगर गिवन नहीं है तो मुझे कैसे फाइंड करना है? तो अब ये जितने भी एडजस्टमेंट हैं ये सारे वो एडजस्टमेंट हैं जो इस प्रॉफिट में से प्रोवाइड कराए जाते हैं, और प्रोवाइड कराने के बाद जो लास्ट में बैलेंस बचता है वो आपके पास में इस सरप्लस के बैलेंस में ट्रांसफर हो जाता है और वो यहाँ पर रिटर्न हो जाता है, मतलब लिख दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। अब मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले जो लास्ट वाली चीज है उसको देखना है कि सरप्लस का बैलेंस मेरे पास कितना था लास्ट ईयर में और प्रीवियस ईयर में, वो सॉरी करंट ईयर में। इसके लिए आपको सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा? बैलेंस शीट पर जाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट में अब आपको क्लियर होना चाहिए कि बैलेंस शीट में जो चीजें गिवन है उसके कौन से हेड और कौन से सब हेड में वो बैलेंसेस गिवन है। तो सबसे पहले आप किस में जाएंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि सरप्लस का बैलेंस कितना है और सरप्लस के बैलेंस का आप लेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस क्या होगा आपके पास? करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे। मान लीजिए आपके पास 2 ईयर हैं, एक है आपके पास में 2024 और एक है आपके पास में 2023। इन दोनों ईयर का जो डिफरेंस होगा सरप्लस के बैलेंस का, उसका डिफरेंस आप ले लीजिए और वो अमाउंट आप मेंशन कर लीजिए यहां पर। अब इसमें आप क्या करेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन करेंगे, यानी कि जो प्रॉफिट में से प्रोवाइड चीजें कराई जाती हैं वो।
दो चीजों को समझिए, एक होता है एक एज एप्रोप्रिएशन और एक होता है एक एज चार्ज। एज चार्ज का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो बिजनेस के प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं करते। अगर खर्चा हुआ है तो कंपनी को देना ही देना है, उस खर्चे का उससे कोई रिलेशन नहीं है कि प्रॉफिट होगा तब हम देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। दूसरा होता है एज एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब हुआ कि अगर प्रॉफिट होंगे तो ये सारे एडजस्टमेंट होंगे, अगर प्रॉफिट कंपनी को नहीं होगा तो आपके पास में कोई भी खर्चा प्रोवाइड नहीं होगा। यहां पर हम इनकम की बात नहीं कर रहे, अगर कोई अंडरस्टूड इनकम है तो वो तो ऑलरेडी एडजस्ट होगी, वो एप्रोप्रिएशन की भी इनकम हो सकती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाती हैं, वो अलग अलग देखेंगे। अब जब मैं एप्रोप्रिएशन करूंगा तो कंपनी क्या करती है कि ईयर के एंड में जो अपने प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पैसा ट्रांसफर कर देती है रिजर्व में। रिजर्व आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में गिवन होते हैं, लेकिन रिजर्व भी तो कई टाइप के होते हैं। यहां पर हम केवल उन रिजर्व की बात कर रहे हैं जो इस साल के प्रॉफिट में से पैसा ट्रांसफर हुआ है। तो अगर वो रिजर्व कौन से हैं, जो वो कहलाते हैं क्रिएट आपके पास में आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में से दिया हुआ। जैसे आपके पास में जनरल रिजर्व का बैलेंस भी हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस भी हो सकता है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस भी हो सकता है। ये फंड के नाम से भी हो सकते हैं और रिजर्व के नाम से भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी नाम कंपनी यूज कर सकती है। अब क्या करना है आपको, तो देखिए यहां पर आपके पास में ध्यान रखना है कि जो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर हुआ वो क्रिएट ऑफ प्रॉफिट हो, ये जरूरी चीज देखने की है। कैसे पता चलेगा कि क्रिएट ऑफ प्रॉफिट है? दो चीजों को याद कर लीजिए, एक कैपिटल रिजर्व और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। इन दोनों का बैलेंस कभी भी प्रॉफिट में से ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में पैसा जो नॉन रिकरिंग नेचर की चीजें हैं, जैसे किसी एसेट्स को बेचने का प्रॉफिट हो, या आपके पास में डिवेंचर को रिडेम्पशन करने का कोई प्रॉफिट इनॉल हो, या कैपिटल से रिलेटेड कोई प्रॉफिट हो, तो वो चीजें आपके पास में ट्रांसफर होती है कैपिटल रिजर्व में। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस इसमें गिवन होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस गिवन होता है जब आप अपने शेयर को या डिवेंचर को इशूड करते हैं उस पर आपके पास आता है, तो वो आपको नहीं लेना, दो ध्यान रखें। उसके अलावा किसी भी टाइप का रिजर्व आपके पास गिवन हो वो सारा आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, इसलिए आप उसमें लिख दीजिए, ज्यादा डीप में जाने की इसमें जरूरत नहीं है। दूसरा आता है आपके पास में प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इस साल हमने कितना पैसा गवर्नमेंट को टैक्स में पेड करा है। देखिए दो बातें होती हैं, कितना पेड करा है और कितना हमने प्रॉफिट में से, अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट का बैलेंस मेंटेन कर रहा हूं तो मैंने कितना उसमें ट्रांसफर किया है। तो यहां पर हमारे पास में अगर क्वेश्चन के अंदर मैंने यहां लिख दिया विद रूल, अब इसका रूल क्या है, इसके रूल को मैं समझा देता हूं हाथों हाथ यहीं पर ही, तो आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स इसका बैलेंस गिवन है और वो कह रहा है कि 2023 और एक कह रहा है आपके पास में 2024, ये 2 ईयर आपके पास में गिवन कर रहा है, और यहां लिखा हुआ है 1,50,000 रुपीज और यहां लिखा हुआ है आपके पास में 2 लाख रुपीज। नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस है। और ये कहां गिवन होता है, ये आपके पास में करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में गिवन होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन का बैलेंस है लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस है या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है या किसी लॉन्ग टर्म प्रोविजन की मैच्योरिटी विद इन 12 मंथ हो रही है तो उसका बैलेंस है, ये स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, नाम गिवन नहीं है ओवरऑल मिलाकर, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा है तो हमेशा ध्यान रखना वो प्रोविजन फॉर टैक्स का ही बैलेंस माना जाएगा, किसी और का बैलेंस नहीं माना जाएगा। और अगर गिवन है नाम तो आपको पता ही है कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना है। तो आपके पास में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर गिवन नहीं है, केवल बैलेंस गिवन है, तो हमेशा ध्यान रखना आपके पास ये जो ईयर है ये करंट ईयर है और ये जो ईयर है ये प्रीवियस ईयर है। तो ऐसे में आपके पास में जो करंट ईयर है ये आपके पास में प्रोविजन माना जाएगा और प्रीवियस ईयर जो आपके पास में गिवन है ये आपके पास में माना जाएगा टैक्स पेड। जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड अगर जितना भी टैक्स पेड है वो लास्ट में ऑपरेटिंग में से जहां पेमेंट करते हैं कैश पेमेंट वहां लेस हो जाएगा। तो यहां पर आपको ये वाला लेना है, इसे ऐड करेंगे आप। दूसरा आपके पास में अगर इन केस मान लीजिए आपके पास इसके साथ में वो बैलेंस में दे रहा है, मतलब बैलेंस भी दे रहा है और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रहा है आपके पास में, यहां पर कह रहा है आपके पास में कि 2023 और 2024 यहां लिखा उसने 1,50,000 रुपीज और यहां लिखा उसने 2 लाख रुपीज, ये दोनों बैलेंस आपको दे रहा है
और लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास में प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आपके पास में लिखा हुआ है। और इसके एडिशनल में कह रहा है वो एक और लाइन में कि आपके पास में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है आपके पास में कि आपके पास में जो टैक्स पेड है उसका अमाउंट आपके पास में 1 लाख है। तो इसका मतलब बैलेंस के साथ में आपके पास में टैक्स पेड की अमाउंट तो उसने दे दी, लेकिन टैक्स का कितना प्रोविजन करा उसकी अमाउंट उसने नहीं दी है। तो टैक्स की अमाउंट जो प्रोविजन वाली अमाउंट है उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका लेजर बनाना पड़ेगा। और यहाँ लेजर वर्किंग नोट में जाकर बनाएंगे जो एक फेयर के तरीके से होगा, क्योंकि इसका भी आपको आधा नंबर मिलेगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स का जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है? तो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो बैलेंस है वो आपके पास में एक लाइबिलिटी का बैलेंस होता है। और किसी भी लाइबिलिटीज़ के जो बैलेंस होते हैं हमारे पास में वो क्रेडिट साइड मेंशन होगा। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास इधर आएगा, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। और आपके पास में ये आपके पास में इधर सबसे लास्ट में आप टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से ये आपके पास में क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब अगर आप टैक्स पेड कर रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, और जब भी आपको लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो डेबिट साइड मेंशन होती है। और अगर आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो तो प्रोविजन आपके पास में क्रेडिट साइड आएगा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखकर चलनी है। तो यहाँ पर आपके पास टैक्स पेड है तो टैक्स पेड को टू बैंक के नाम से लिखोगे, क्योंकि आप यहाँ पर टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, कैश आउट हो रहा है। और ये टैक्स पेड की अमाउंट आपके पास में आ जाएगी यहाँ पर। और आपके पास में जो डिफरेंस कैलकुलेट होकर आएगा जब मैं इस अकाउंट को क्या करूँगा, क्लोज करूँगा, तो मेरे पास ये कहलाएगा बाय प्रोविज़न के नेम से। और ये प्रोविज़न कहाँ जाता है? ये जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आपके पास आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन के अंदर ये वाला बैलेंस गिवन है तो फिर आपके पास इन दोनों साइड का टोटल कर टैक्स पेड की अमाउंट आ जाएगी। तो क्वेश्चन में या तो टैक्स पेड देगा या टैक्स का प्रोविजन देगा। और अगर आपके पास में केवल बैलेंस दे रहा है तो किस तरीके से रूल अप्लाई होगा वो मैंने बताया। अगर आपके पास बैलेंस के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चाहे टैक्स पेड बोले या टैक्स का आपके पास में प्रोविजन बोल दे, तो अगर प्रोविजन बोल रहा है या टैक्स पेड बोल रहा है तो एक अमाउंट तो दे रहा है लेकिन दूसरी आपको कैलकुलेट करनी है। ये आपको खास करके ध्यान रखना है क्वेश्चन को करते समय। और अगर क्वेश्चन में बैलेंस भी नहीं दे रहा है और एडिशनल में केवल लिख रहा है कि टैक्स पेड है, तो वही टैक्स पेड की अमाउंट होगी और वही टैक्स प्रोविजन होगा, क्योंकि उसने बैलेंस तो गिवन करे ही नहीं है। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। दूसरी चीज आपके पास में इसके अदर आ जाइए आप, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए आप। तो आप देखिए ये दोनों चीजें हो गई। प्रोविजन आपके पास आता है प्रपोज डिविडेंड और इंटीरियम डिविडेंड। प्रॉफिट में से हम प्रपोज डिविडेंड और इंटीरियम डिविडेंड दोनों का ही पेमेंट करते हैं। तो आप दोनों को क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का लेंगे प्रपोज डिविडेंड और करंट ईयर का लेंगे आप इंटीरियम डिविडेंड। ये हमेशा प्रीवियस ईयर का लिया जाता है। और ध्यान ये रखना है क्वेश्चन को करते समय पर इसमें भी कि अगर इन केस आपके पास क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिविडेंड पेड, क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो दो चीजों से रिलेटेड होता है। एक आपके पास में इक्विटी शेयर और एक होता है आपके पास में प्रीफरेंस शेयर्स। तो अगर क्वेश्चन में उसने ये बोला है केवल एडिशनल में डिविडेंड पेड, लेकिन ये नहीं बोल रहा कि आपके पास में ये इक्विटी का है या आपके पास प्रीफरेंस का है, जबकि क्वेश्चन में इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर दोनों गिवन है। तो ऐसे में अगर उसने स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया है तो ये दोनों का माना जाएगा, एक का नहीं माना जाएगा। आपको प्रीफरेंस का अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं अगर ये 1 लाख की अमाउंट है तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि आपके पास में इंटीरियम या आपके पास में प्रपोज्ड डिविडेंड, दोनों में से कोई भी नाम ले, ऑन इक्विटी शेयर, ऑन इक्विटी शेयर पे कह रहा है वो, तो अब इसका मतलब हुआ कि इक्विटी का तो गिवन है। ये जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर हैं इनका तो आपके पास में गिवन नहीं है और इसका रेट मान लेते हैं 10% है। तो जब इसका गिवन नहीं है इसका मतलब हुआ क्या हमने इसको नहीं दिया। तो देखो रूल ये है कि आपके पास में अगर इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर दोनों गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो कंपनी पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पेड करेगी अगर उसे प्रॉफिट हुआ है तब, और उसके बाद अगर बचा हुआ बैलेंस है प्रॉफिट का तब वो इक्विटी शेयर होल्डर को देगी, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं देगी। अब क्वेश्चन में अगर वो बोल रहा है सेकंड वाली बात कि आपके पास में इक्विटी शेयर होल्डर को तो डिविडेंड दिया गया है लेकिन प्रीफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड की उसने बात नहीं करी, तो एक बात बताइए, क्या प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को ऑलरेडी डिविडेंड मिल गया, उसके बाद ही तो इक्विटी को मिलेगा।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर इक्विटी का दे रहा है तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर का आप कैलकुलेट कर लीजिए, और हमेशा उसका जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स होता है जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर के साथ में मेंशन होता है, और जो ओपनिंग बैलेंस होगा उस पर आप कैलकुलेट इसका डिविडेंड कर लीजिए। आपका इक्विटी शेयर होल्डर और प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी का तो गिवन ही है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का आ जाएगा, चाहे वो इक्विटी वर्ड यूज मतलब इंटीरियम डिविडेंड की बात करें या प्रपोज डिविडेंड। ऑन इक्विटी लिखा है तो मस्ट है कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर को देना ही देना है, ये बात आपको ध्यान में रख के चलनी है। और अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो डिविडेंड आपके पास इक्विटी और प्रीफरेंस दोनों का है। और क्वेश्चन में अगर शेयर कैपिटल लिखा है, इक्विटी प्रीफरेंस है, इस क्लासिफाइड नहीं है या खाली इक्विटी है तो कोई बात ही नहीं है, प्रीफरेंस की तो जब गिवन ही नहीं है तो उसकी रोल ही इन ऑल खत्म हो गया। इसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाइए आप, नेक्स्ट पर। अब देखिए आपके पास में डिविडेंड दोनों हो गए, अभी आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास में इनकम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम पहले हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें उसे लेस कर देना है, क्योंकि इनकम थी तो ऐड हो गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम दो जगह से रिलेटेड होती है, आपके पास में एक ऑपरेटिंग की इनकम और एक आपके पास में इन्वेस्टिंग की इनकम। तो चाहे दोनों में से किसी की भी इनकम हो, दोनों को ही यहां पर आपको लेस करना है। लेकिन अब जो इनकम है अगर वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग में जाएगी, और ऑपरेटिंग से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग में जाएगी। जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी यानी कि कोई एसेट डैमेज हुई है तो वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होती है, इसलिए इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगी, क्योंकि उसका इंश्योरेंस क्लेम का पैसा इन्वेस्टिंग का मिला है, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी का मिला है। लेकिन अगर लिख देगा डैमेज ऑफ गुड्स, तो ऐसे में यहां तो आपके पास में सेम ट्रीटमेंट होना है दोनों का, लेकिन इसके लास्ट में जो ऑपरेटिंग की इनकम जहां पर कैश इनफ्लो में ऐड होगी आफ्टर वर्किंग कैपिटल, वहां पर उसको ऐड करना है। और इसी तरीके से आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे आते हैं आपके पास में, तो ये भी इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग से रिलेटेड होते हैं। बस ये एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई खर्चा कैश में पेमेंट हुआ है तो वहां पर दूसरी जगह पर जाकर उसका एडजस्टमेंट लेस होना है। इन्वेस्टिंग का है तो इन्वेस्टिंग से, फाइनेंस का है तो ऑपरेटिंग का है तो ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में। लेकिन अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस है, जैसे डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू थेफ्ट या ड्यू टू अर्थक्वेक, तो ऐसे में प्रॉपर्टी डैमेज हुई, लॉस हुआ तुम्हारा, उसके लेजर में चला जाएगा, वहां से एडजस्ट हो जाएगा। गुड्स का हुआ है तो वो एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम नीचे नोट नहीं करेंगे, केवल यहीं पर एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो हमने उस साल के नेट प्रॉफिट से एडजस्ट करी है। इसके बाद आता है आपके पास में इनकम टैक्स रिफंड। अगर इनकम टैक्स का पैसा आपका रिफंड में आया है, रिटर्न आया है, तो ऐसे में आप उसको क्या करेंगे, रिटर्न बैक कर लेस कर देंगे, क्योंकि पहले आपने ऐड करा था। ये मैंने आपको सारा का सारा इन ऑल टॉपिक समझा दिया। अब आपको कैलकुलेट होकर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया आपके पास में, तो आपको अगले पॉइंट पर क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अब आपको वही जो मैंने सबसे पहली स्लाइड में समझाया था कि नेट प्रॉफिट में तीन चीजों का एडजस्टमेंट होता है, एक ऑपरेटिंग का, एक इन्वेस्टिंग का, और तीसरा आपके पास में फाइनेंस का। और जो आपको इंफॉर्मेशन देगा वो इन्वेस्टिंग की, फाइनेंस की और ऑपरेटिंग के नॉन कैश की देगा। यहां पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले आप लिख लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और लिख दीजिए एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में किस किस के होंगे, एक तो नॉन कैश वाले खर्चे और इनकम का, और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग का। और नॉन ऑपरेटिंग कौन कौन सी हो गई, एक इन्वेस्टिंग और दूसरी फाइनेंसिंग, ये दोनों का एडजस्टमेंट करना है। अब क्या करना है, आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो आपके पास में रिलेटेड होता है ऑपरेटिंग से, और ये ऑपरेटिंग का कहलाता है आपके पास में क्या चीज, ये ऑपरेटिंग का कहलाता है आपके पास में नॉन कैश। नॉन कैश, इसलिए इसका मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के डिफरेंस में अगर ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मुझे रिटर्न बैक करके इसे ऐड करना है, क्योंकि पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करा था, अब मैं इसे ऐड कर दूं। और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो पहले ये ऐड हुआ था, अब रिटर्न बैक होकर ये लेस हो जाएगा। तो दो बातें ध्यान रखनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ये बैलेंस शीट में कहाँ गिवन होता है, हमेशा ये गिवन होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। और अगर इसका नाम गिवन है तभी स्पेसिफिकली लेना है, अगर नाम गिवन नहीं है तो इसका मतलब इसका बैलेंस हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, पूरे साल में जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है या किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स पर कोई एमोर्टाइजेशन चार्ज करा है, तो वो भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट होता है, और ये भी एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। देखिए दोनों एसेट्स किससे रिलेटेड हैं, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। लेकिन आप यहाँ क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, नंबर एक तो ये नॉन कैश है इसलिए कर रहे हैं। दूसरा, अगर एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि आप बताइए कि ये ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये खर्चा तो है लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन चार्ज होता है ये एसेट्स पर। रीजन क्या है,
कि उन एसेट्स को बिजनेस अपने ऑपरेट करने के लिए यूज कर रहा है, इसलिए ये बिजनेस का ऑपरेटिंग खर्चा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी कार है और आपका दोस्त उसमें यूज कर रहा है, तो पेट्रोल कौन डलवाएगा, ड्राइवर का खर्चा कौन देगा, उसकी रिपेयर कौन कराएगा, जब यूज वो कर रहा है तो वही तो देगा, हम थोड़ी देंगे। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। दूसरा, अगर किसी भी फिक्स एसेट्स को आपने सेल कर दिया है, बेचा है, तो बेचने पर या तो आपको लॉस होता है या आपको प्रॉफिट होता है। अगर लॉस हुआ है तो वो पहले आपने लेस करा था, अब रिटर्न बैक कर उसको ऐड कर दीजिए, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो पहले वो ऐड हुआ था, रिटर्न बैक कर अब उसको लेस कर दीजिए। तो ये आपके पास में दोनों आ गए। और किन किन के हम लेते हैं, एक तो फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स होती हैं, एक तो टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, और दूसरा आपके पास में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को लेते हैं। अब कैसे लें हम, क्योंकि तो इन्वेस्टिंग का है, तो अगर बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट के नॉन करंट एसेट्स में जाइए, और अगर इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सेल्स या परचेस से रिलेटेड, अगर रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो पहले लेजर बनेगा, उसके थ्रू कैलकुलेट होकर आएंगी। और दूसरी चीज हमारे पास में, अगर क्वेश्चन के अंदर केवल बैलेंस गिवन है तो आप ये देख लीजिए कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बैलेंस में विदाउट गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो परचेज मानी जाएगी, चाहे कुछ भी हो, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन केस अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो केवल आपको जो फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स हैं, अगर उनकी वैल्यू कम हो रही है तो टेंजिबल एसेट्स को डेप्रिसिएशन माना जाता है, और इंटेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू कम हो रही है उसे एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। नॉन करंट एसेट्स पे कोई डेप लगता नहीं है, इसलिए उसकी बात यहां पर हम नहीं कर रहे। सेकंड चीज आपके पास में आता है, आपके पास में क्या चीज, सेकंड आता है आपके पास में लैंड। तो लैंड एक टेंजिबल एसेट्स है, यहां पर हम लैंड को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि लैंड की अगर वैल्यू कम होती है तो वो सेल्स माना जाता है, ना कि डेप्रिसिएशन, क्योंकि प्लेन लैंड पर कोई भी डेप नहीं लगता। बिल्डिंग अगर बनी हुई है उस लैंड पर तो उस बिल्डिंग पर डेप लगेगा, उसकी लाइफ कम होगी, लेकिन प्लेन लैंड की कोई भी लाइफ कम नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, लॉस और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्राइस, कितने रुपए में आप किसी भी एसेट्स को बेच रहे हैं, और माइनस उसकी बुक वैल्यू, कॉस्ट प्राइस नहीं, उसकी बुक वैल्यू में से माइनस करेंगे। अगर मैं सेल्स प्राइस ज़्यादा है और बुक वैल्यू मेरी कम है तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और अगर मेरी बुक वैल्यू ज़्यादा है और उससे कम में मैं उसे बेच रहा हूं तो मेरा लॉस होगा, तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। दूसरा, जो मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, जो मेरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इससे रिलेटेड, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या है, एक्स्ट्रा अर्निंग करना। तो अगर मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा डिविडेंड। अगर मैंने लोन में इन्वेस्ट करा है तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। अगर मैंने किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा है तो मुझे क्या मिलेगा, रेंट। तो अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा हो, डिविडेंड रिसीव हो रहा हो या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो तो वो आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास में 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, और कोई भी यहां पर मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़ है और यहां मान लेते हैं आपका 2 लाख रुपीज़ है, तो ऐसे में ये जो बैलेंस इंक्रीज हो रहा है आपके पास में, तो क्या हमारे पास में ये हमने कब करे, और उसके साथ में इंटरेस्ट का रेट दे रहा है, लेकिन कितना हमारे पास में इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसकी अमाउंट नहीं दे रहा। तो हमेशा ध्यान रखना, ये हिडन इन्फॉर्मेशन की वजह से 10% कैलकुलेट करोगे इसके ओपनिंग बैलेंस पर। ओपनिंग पे कर लो, क्लोजिंग पे कर लो, मेंशन कर आओ, लेकिन अगर आपके पास में करना है तो एक रूल को याद कर लो, ओपनिंग बैलेंस पे करना है, बात खत्म हो गई। तीसरी चीज, इसी तरीके से आप क्या करते हो, फाइनेंस की चीजों पर आ जाते हैं। यहां से यहां तक सब आपकी इन्वेस्टिंग की थी, ये तीनों फाइनेंस की हैं। अब क्या करना है इसमें, अब देखिए आपके पास अगर कोई भी हमने इंटरेस्ट पेड करा है किस पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर, तो साल में जितना भी इंटरेस्ट पेड हुआ है वो आपका रिटर्न बैक होकर ऐड हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने माइनस करा था। और दूसरी चीज हमारे पास में आती है, अगर कोई शेयर या डिवेंचर मैंने इशूड करे हैं उसका खर्चा, जैसे ब्रोकेज पेड करना है, कमीशन पेड करना है, या प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है वो। और दूसरा आता है डिस्काउंट, अगर मैंने किसी डिवेंचर को इशूड करा है, क्योंकि डिवेंचर इशूड डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं, तो उस डिस्काउंट के जो अमाउंट है वो तो मेरा एक खर्चा हुआ, एक लॉस हुआ, तो मैं उसे भी तो राइट ऑफ करूंगा। तो यहां पर मैंने राइट ऑफ करा, या दूसरा मैंने अगर कोई लॉस हुआ है रिडेम्पशन के टाइम पर, इशूड के टाइम पर, अगर मैं बता रहा हूं कि मैं मेच्योरिटी पर इतना पेमेंट एक्स्ट्रा दूंगा, उसके लोन की अमाउंट से जितना पैसा एक्स्ट्रा हम देते हैं वो हमारा लॉस होता है, और उस लॉस को उसी साल में नोट करा जाता है जिस साल में हमने डिवेंचर को इश्यूड करा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास अगर वो राइट ऑफ हो रहा है, ये तीनों के जो लास्ट के दोनों लिखे हुए हैं, शेयर और डिवेंचर इशूड एक्सपेंसेस और डिस्काउंट या लॉस ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर या प्रीफरेंस शेयर, तो इसका जो राइट ऑफ का तरीका होता है वो उसी साल में हम करते हैं। अब
ध्यान ये रखना है कि ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, फाइनेंस का खर्चा है। तो फाइनेंस से रिलेटेड ये दोनों खर्चे अगर मेरे पास उस साल में बिजनेस के पास में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है तो सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस से राइट ऑफ होंगे, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं है तो फिर ये उस कंडीशन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, इस स्टेटमेंट से राइट ऑफ होंगे। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है और सिक्योरिटी प्रीमियम की बात है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से मानना, अगर कह रहा है स्पेसिफिकली तब आप लेना, बहुत रेयर क्वेश्चन आता है ये, लेकिन इन केस अगर आ गया एडवांस लेवल पर तो आप इन बात को ध्यान रखिए। अब आपका ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद जो कैलकुलेट होकर आया इसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये अभी वर्किंग कैपिटल से कम है क्योंकि ऑपरेटिंग के पार्ट में अभी वर्किंग कैपिटल का चेंजेस रह गया है। तो ये दो स्टेप हमारे पास हो गए। पहला, या तो नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, अगर नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है तो पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप ऑपरेटिंग कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आ जाओ सेकंड पॉइंट पर, इसके अगले वाले पर। अगर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गया तो आपको मालूम है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। लेकिन सारी करंट एसेट्स और सारी करंट लायबिलिटी की बात नहीं हो रही, केवल करंट एसेट्स में हम तीन करंट एसेट्स की बात करते हैं। एक तो इन्वेंट्री की, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल की, और तीसरा हमारे पास में अदर करंट एसेट्स की। जबकि मिलाकर करंट एसेट्स में टोटल 6 सब हेड होते हैं, तो 6 में से 3 को ध्यान रखना है। बाकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माने जाते हैं, और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस इन्वेस्टिंग का पार्ट माना जाता है, इसलिए उसको नहीं देखना। और करंट लायबिलिटी में केवल 2 लायबिलिटीज को आपको देखना है, एक ट्रेड पेबल और दूसरा आपके पास में अदर करंट लायबिलिटी। बस 2 सब हेड को देखना है। बाकी शॉर्ट टर्म प्रोविजन का एडजस्टमेंट मैंने ऊपर कराया था, याद ही आपको, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो फाइनेंस का पार्ट होता है। 4 सब हेड में ये अलग अलग होते हैं, ये क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो पहली वाली वीडियो को मेरी जाकर देख लीजिए, आपको वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में अगर मेरे पास में, अब सेंस लगाइए, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स में डेटर्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल हैं। ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर मेरे पास 2 लाख के थे और अब 1 लाख के हो गए, कम हो गए। इसका मतलब उन लोगों ने मुझे पैसा दे दिया ना, कैश दिया, तभी तो मेरे पास कम हुए। तो ये मेरे पास कहलाएगा क्या चीज, कैश इनफ्लो। तो मैं ये सेंस लेकर चलता हूं कि अगर मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो मेरे पास कैश आया है, और अगर ये वैल्यू बढ़ गई है, करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन पर उसके डिफरेंस में, तो इसका मतलब मैंने कैश का पेमेंट करा है। ये मुझे ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ओवरऑल मिलाकर हुआ कि अगर मेरे पास में करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, क्या हो रही हैं, अगर मेरे पास में करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो इसका मतलब कैश का यूज हुआ है, मैं माइनस करूंगा, और अगर करंट एसेट्स मेरे पास में डिक्रीज हो रही हैं तो मैं उसको रिटर्न बैक कर ऐड कर लूंगा। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। और 3 हेड सब हेड को देख लीजिए, और लेना है आपको डिफरेंस किसका, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के डिफरेंस लेने हैं, बस ये ध्यान रखना है। दूसरा, करंट लायबिलिटी पर आ जाइए। तो मैं ये सेंस लेकर चलता हूं कि अगर मेरी करंट लायबिलिटी कम हो रही है, मान लीजिए क्रेडिटर्स मेरे पास लास्ट ईयर 50,000 के थे और अब 20 के हो गए, तो 30,000 से कम हुए क्रेडिटर्स, इसका मतलब कम हो रहे हैं तो मैंने उन्हें पेमेंट कर दिया ना। तो जब मेरी करंट लायबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब मैं लेस करूंगा क्योंकि मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है। और अगर इन केस मेरे पास में वो बढ़ रही है तो मैं ये मानकर चलता हूं कि मेरा कैश इनफ्लो हो रहा है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मेरी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो मुझे ऐड करनी है, और अगर मेरी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो मुझे उसको क्या करना है, लेस करना है। ये 2 बातें ध्यान के, इनका एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैलकुलेट होकर आता है इसे बोलते हैं हम एडजस्टमेंट करने के बाद में आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीफ आफ्टर वर्किंग कैपिटल। अब ये 3 स्टेप हो गए। पहला, नेट प्रॉफिट या तो गिवन था या मैंने कैलकुलेट कर लिया, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल निकाला, उसमें एज चार्ज वाले एडजस्टमेंट करे जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग के नॉन कैश वाले। इसके बाद में तीसरे पर मैंने वर्किंग कैपिटल चेंज करा, अब मेरा प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होकर आ गया। अब मुझे लास्ट स्टेटमेंट में जो कैश में ऑपरेटिंग वाले खर्चे हैं उनको एडजस्ट करना है। क्या क्या, कितना मैंने इस साल में इनकम टैक्स का पेमेंट करा, और यहाँ इनकम टैक्स के पेमेंट की बात सारे इनकम टैक्स की नहीं हो रही है, केवल जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कह रहा है कि टैक्स पेड, और ये नहीं बता रहा उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंस किसका है, तो वो सारा ऑपरेटिंग का ही माना जाएगा। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि जो आपने इस साल टैक्स पेड करा है उसमें 15% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, तो अगर मान लीजिए वो टैक्स पेड की अमाउंट वहाँ 1 लाख दे रहा है
और इसमें से 15% आप माइनस कर दो, ये फाइनेंस में जाएगा 15% और यहाँ 85,000 जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर वो कुछ भी नहीं कहता तो ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आपका टैक्स पेड ही माना जाता, जो ऑपरेटिंग का होता। जो इनकम टैक्स से पैसा रिफंड मिला था ऊपर आपने इसलिए उसको लेस करा था क्योंकि आपको वहां नेट प्रॉफिट चाहिए था, और कोई सेंस नहीं है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वो एडजस्टमेंट थे। और यहाँ जो टैक्स इनकम टैक्स से रिफंड मिला है आपको वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, इसलिए आपने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर इनकम ऑपरेटिंग वाली है और कैश वाली है तो उसे आपको ऐड करना है। केवल ऑपरेटिंग वाली, इन्वेस्टिंग वाली इन्वेस्टिंग में जाएगी, और यहाँ पर जो ऑपरेटिंग के एक्सपेंस हैं जो कैश वाले हैं केवल वो माइनस होंगे, जो नॉन कैश वाले हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन थोड़ी एडजस्ट करनी है हमें, यहाँ पर ये हो जाएगा। और ऊपर करने का हमारा रीजन केवल ये था क्योंकि वहां में नेट प्रॉफिट चाहिए था। अब अगर आपकी वैल्यू प्लस में आती हैं तो आपका कहलाएगा कैश फ्लो, यानी कि इनफ्लो, आपके पास कैश आया, यहाँ जो फाइनल आंसर आएगा आपका। और अगर ये निगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो कहलाएगा कैश यूज्ड। तो या तो कैश इनफ्लो लिखोगे या कैश यूज्ड लिखोगे या आउटफ्लो भी लिख सकते हो, दोनों में से एक वर्ड यूज होगा। और किसके थ्रू आ रहा है ये? फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपके पास में पूरा इनऑल मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस का कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट समझा दिया, कोई भी पॉइंट मैंने इसमें नहीं छोड़ा है। लेंथी वीडियो बनी है, इसको मत देखिए, ये देखिए कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी ही चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपके लिए रहती है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। मैं इसके बाद इसके न्यूमेरिकल की एक वीडियो और बनाऊंगा, उसको आप और क्लियर कीजिए, इससे आपकी दोनों चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद में तीनों एक्टिविटी को करने के बाद हम लोग अपने लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही बेटर होंगे, और वो इस डिजाइन से बने हुए होंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें उसके अंदर कवर हो सके। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। ऑल द बेस्ट।